नमस्कार स्टूडेंट्स, प्राचीन भारत की वैकल्पिक विषय की आज की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने प्राचीन भारत से इस सिलेबस को शुरू किया है और वैकल्पिक विषय के तहत हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को अब तक आपके साथ कवर करने का प्रयास किया, जिसमें मुख्य रूप से हमने जो आपका सोर्सेज वाला चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया है। हमने पाषाण काल वाला जो आपका चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया है। इसके तहत हमने ताम्र पाषाण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आपके साथ डिस्कस की हैं। फिलहाल हमारी जो चर्चा चल रही है वह इंडस वैली सिविलाइजेशन पर चल रही है, जिसके तहत मुख्य रूप से प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों का ही दृष्टिकोण से हम इसे देख रहे हैं। मुख्य परीक्षा के तहत जो आपका डिस्कशन शुरू हुआ है उसमें पिछली क्लास में हमने मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता के उद्भव पर कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाओं की आपके साथ चर्चा की थी। अब हम इसी चर्चा को आपके साथ आगे बढ़ाएंगे, तो चलिए देखते हैं। जब हम उद्भव वाला टॉपिक हमने किया था तो हमने एक क्वेश्चन आपके समक्ष रखा था और हमने आपसे कहा था कि आप इसका उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि इसमें हमने इस बात पे बात की थी, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरीके से था कि आपको ये बताना था कि हड़प्पा सभ्यता का अकस्मात उद्भव हुआ। क्वेश्चन ये था कि हड़प्पा सभ्यता का अकस्मात उद्भव हुआ। इस तरीके से जो है आपको आगे बताना था कि आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं। यह जो है एक क्वेश्चन था और मैंने आपसे ये अपेक्षा की थी कि आप इसे लिखने का प्रयास करेंगे। मूल रूप से मैंने आपको इसमें बताने का प्रयास किया था कि किस तरीके से आपको इसमें भूमिका में इस बात को बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव का जो मुद्दा रहा है वह आरंभ से ही विवादास्पद रहा है। और इसका मुख्य कारण ये है कि एक तो हम हड़प्पाई लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए इसके संदर्भ में जो अकस्मात उद्भव का सिद्धांत है वह उभर कर आ जाता है, जिसमें मुख्य रूप से बल इस बात पे दिया जाता है कि जो हड़प्पा के समकालीन मेसोपोटामियाई सभ्यता थी उससे जो है हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुए, जिसमें मुख्य रूप से मेसोपोटामियाई सभ्यता में इस बात पर बल दिया जाता है कि या तो वहाँ से लोगों का भारत में या हड़प्पा के क्षेत्र में आगमन हुआ या फिर वहाँ से विचार लिया गया नगरीकरण का, और इस प्रकार से हम हड़प्पा सभ्यता का विकास देखते हैं। इसमें मैके की बात मैंने आपको बताई थी, गॉर्डन के बारे में बात की थी, क्रेमर के बारे में बात की थी, मॉर्टिमर व्हीलर के बारे में बात की थी, जो इस बात पर बल देते हैं और इस बात के पक्ष को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से गढ़ी वगैरह के क्षेत्र में जो दुर्ग वगैरह का क्षेत्र हुआ करता था वहाँ के जो निवासी थे वे विदेशी हुआ करते थे। जो हड़प्पा और मेसोपोटामिया का क्षेत्र है वहाँ पर छतों के निर्माण में हमें लकड़ी का काम देखने को मिलता है, किंतु बाद में देखा गया कि यह जो प्रमाण है वह बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि इनमें काफ़ी सारे जो अंतराल हैं, काफ़ी सारे जो अंतर हैं वह दिखाई देते हैं। जैसे कि नगरीकरण के स्तर पर, मोहरों के स्तर पर, मनकों के स्तर पर, उपकरण की बनावट के स्तर पर। यही कारण है कि आज जो वर्तमान मान्यता है वह है उद्भव के संदर्भ में जो पूरी बहस जो शिफ्ट हो गई है वह क्रमिक उद्भव के सिद्धांत की बात करता है। अब ये जो क्रमिक उद्भव का सिद्धांत है उसमें बहुत सारी मान्यताएं हैं। कोई विद्वान ये कहते हैं कि राजस्थान की सोथी संस्कृति से विकास हुआ है, कोई कहता है ईरानी बलूची संस्कृति से विकास हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से माना जाता है कि इस सभ्यता का जो विकास हुआ है वह क्रमिक रूप से उत्तर पश्चिम की ग्रामीण संस्कृतियों से ही हुआ है। इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे। आप जो सहमति का जो तथ्य है उसमें अकस्मात उद्भव के सिद्धांत को सबसे पहले व्याख्या करेंगे कि अकस्मात उद्भव का सिद्धांत किस तरीके से मेसोपोटामिया की उत्पत्ति पर बल देता है, जिसमें आप बता सकते हैं मेसोपोटामिया उत्पत्ति के बारे में कि मेसोपोटामिया उत्पत्ति के बारे में दो बातें कही जाती हैं, या तो यहाँ से लोगों का पलायन हुआ भारतीय क्षेत्र की तरफ या फिर यहाँ से विचार का पलायन हुआ। ठीक, लेकिन फिर बाद में आप इसका खंडन करेंगे। ठीक, और दोनों के मध्य जो अंतर हैं उनकी बात करेंगे। फिर आगे चलकर आप जो है इसमें अपना एक निष्कर्ष देंगे जिसमें इस बात पर आपको बल देना है कि किस तरीके से जो क्रमिक उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, ठीक है, जो क्रमिक उत्पत्ति है या फिर आप कह सकते हैं स्वदेशी उत्पत्ति है, क्रमिक या स्वदेशी उत्पत्ति, उस पर ही वर्तमान में सबसे ज्यादा बल दिया जाता है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके समक्ष है। इसमें मुख्य रूप से क्या क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मेसोपोटामियाई, ठीक है, मेसोपोटामियाई उत्पत्ति की अवधारणा, मेसोपोटामियाई उत्पत्ति की अवधारणा कहाँ तक, ठीक है, मेसोपोटामियाई उत्पत्ति की अवधारणा कहाँ तक हड़प्पा सभ्यता के, ठीक, कहाँ तक हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की व्याख्या, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की व्याख्या कर पाती है, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की व्याख्या कर पाती है। इसमें भी आपको जो है इसी प्रकार से लिखना है, जैसे कि आप शुरू में बताएंगे कि किस तरीके से हमारे समक्ष जो हड़प्पा सभ्यता का जो आप कह सकते हैं पढ़ने का तरीका है, समझने या जानने का तरीका है, वह क्या है, सीमित है। हम लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं, उसकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी जा सकी है। इसलिए शुरुआत में जो बहस की गई उत्पत्ति को लेकर वह विदेशी उत्पत्ति पे गई, ठीक है, विदेशी उत्पत्ति या फिर इसे विसरणवादी सिद्धांत कहते हैं, ठीक है, विदेशी उत्पत्ति या फिर विसरणवादी सिद्धांत। विसरणवादी सिद्धांत मूल रूप से या तो जनसंख्या के हस्तांतरण पर बल दिया जाता है, जनसंख्या का हस्तांतरण हुआ, या फिर इस बात पे बल दिया जाता है कि विचार का स्थानांतरण हुआ, ठीक, विचार लिया है या फिर जनसंख्या ली है। लेकिन फिर उसके बाद आप इसकी सीमाएं बता देंगे कि कौन कौन सी इसमें सीमाएं हैं, दोनों में किस तरीके से अंतर दिखाई देते हैं, और फिर उसके बाद आपको उसी पे जाना है जो निष्कर्ष है क्रमिक उत्पत्ति के सिद्धांत पर, ठीक है, क्रमिक उत्पत्ति के सिद्धांत पर। तो पहला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम इसी प्रकार से डील किए जाएंगे, बस थोड़े से अर्थ बदल गए हैं, शब्द बदल गए हैं, बाकी इसका जो मूल भाव है वह समान रहने वाला है, ठीक। इसी प्रकार से देखिए, अगर मान लीजिए इस तरीके से आपके समक्ष क्वेश्चन आ जाए, आपसे सीधा सीधा ये पूछ लिया जाए कि आप ये बता दीजिए कि जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के क्रमिक उद्भव, हड़प्पा सभ्यता के क्रमिक उद्भव की अवधारणा पर, हड़प्पा सभ्यता के क्रमिक उद्भव की अवधारणा पर टिप्पणी कीजिए। अगर मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, हड़प्पा सभ्यता के क्रमिक उद्भव की अवधारणा पर आपको क्या करना है, टिप्पणी करना है। तो इसको भी आप इसी प्रकार से शुरू करेंगे, बस यहाँ पे अंतर क्या होगा कि यहाँ पे क्रमिक उद्भव को आपको थोड़ा सा व्याख्यायित करना होगा। आपको ये बताना होगा कि आवश्यक अध्ययन सामग्रियों की कमी के चलते हड़प्पा सभ्यता के उद्भव का जो मुद्दा है वह आरंभ से ही विवाद के घेरे में रहा है, फिर भी वर्तमान में मेसोपोटामियाई उत्पत्ति के स्थान पर क्रमिक उद्भव की अवधारणा जो है वह वर्तमान में सबसे ज्यादा तार्किक रूप से इसके उद्भव की बात को सामने रखती है, जिसमें मुख्य रूप से जो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव और विकास की बात कही जा रही है वह पश्चिमोत्तर ग्रामीण सभ्यताओं से, जो आपका उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में जो ग्रामीण संस्कृतियां रहीं उनसे माना जाता है, जिसमें आप कुछ का नाम लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था, कोट दीजी आमरी संस्कृति के बारे में, सोथी सिसवाल संस्कृति के बारे में, और इसके कुछ विशिष्ट चरणों की बात की जाती है, ठीक है। विशिष्ट चरण कैसे हैं, तो देखिए सबसे पहले चरण के बारे में कहा जाता है कि हम जो है उत्तर पश्चिम या फिर जो पश्चिमोत्तर भारत का या भारतीय उपमहाद्वीप का जो पश्चिमोत्तर का क्षेत्र है वहाँ पे सबसे पहले हम नवपाषाण कालीन अवस्था का एक विकास देखते हैं, जो लगभग 5500 से लेकर आप बता सकते हैं लगभग 3200 ईसा पूर्व के काल में देखा जाता है। यह वह काल है, यह वह स्थान है जहाँ पे आप उदाहरण दे सकते हैं, मेहरगढ़ में जो है कुछ विकास दिखाई दे रहा है, ठीक, कोट दीजी आदि दिखाई दे रहा है, मेहरगढ़ कोट दीजी, यहाँ पे समृद्ध ग्रामीण बस्तियों का विकास हो रहा है, ठीक। फिर उसके बाद जो दूसरा चरण जो हमें क्रमिक रूप से दिखाई देता है वह एक तरीके से आरंभिक हड़प्पा चरण है, ठीक, एक प्रकार से आरंभिक हड़प्पा चरण है, जिस चरण में हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्रमिक रूप से जो कृषि उत्पादन है वह बढ़ रहा है, कृषि अधिशेष को बढ़ता हुआ देखते हैं, व्यापार वाणिज्य के उपयोग के कुछ उदाहरण देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आप बता सकते हैं कृषि अधिशेष के बारे में कि किस तरीके से धीरे धीरे कृषि अधिशेष बढ़ता गया, व्यापार वाणिज्य के बारे में आप बता सकते हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे जो है व्यापार वाणिज्य देखा जाने लगता है, ठीक।
हम कपास आदि के उपयोग को देखते हैं, जो आगे चलकर व्यापार की एक महत्वपूर्ण कमोडिटी बनेगा। ठीक है, आप इसमें बता सकते हैं किस प्रकार से विभिन्न बस्तियों में आपस में एक व्यापारिक नेटवर्क बन रहा था। ठीक है, और धीरे धीरे जो है प्रशासक वर्ग आगे लगा, लिपि आने लगी। ठीक, उत्पादन अधिशेष संग्रहण में जो है सक्षम शासक वर्ग या फिर पुरोहित वर्ग की भूमिका देखी गई, और इसी ने फिर आगे चलकर क्या कर दिया कि एक विकसित प्रकार के हड़प्पाई चरण को हमने सामने देखा। ठीक है, विकसित प्रकार के हड़प्पा के चरण को हमने सामने देखा। तो इस तरीके से जो है आप व्याख्या कर सकते हैं कि पूरा जो है एक व्याख्या का पूरा आप बता सकते हैं कि किस तरीके से पूरा एक इसकी श्रृंखला रही है, किस तरीके से इसमें पूरा जो है क्रमबद्ध तरीके से हम विकास देखते हैं। और बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि जो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में जो समृद्ध ग्रामीण बस्तियां या कृषक बस्तियां दिखाई देती हैं 5500 से लेकर 3200 ईसा पूर्व के काल में, उन्होंने ही आगे चलकर, ठीक है, आरंभिक हड़प्पाई चरण या आरंभिक हड़प्पाई बस्तियों को आगे बढ़ाया, जो बता सकते हैं आप 3200 से लेकर 2600 ईसा पूर्व के काल में देखा गया। ठीक, फिर उसके बाद इसने आगे बढ़ाया है एक प्रकार के विकसित हड़प्पाई चरण को, जो 2600 से लेकर 1900 बीसी 1900 ईसा पूर्व के काल में देखा गया। और आपको ये बताना होगा कि किस तरीके से ये जो विकास की जो यात्रा है वह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई, ये आगे चलकर परवर्ती हड़प्पा चरण में भी देखने को मिलती है। ठीक है, परवर्ती हड़प्पा चरण में भी देखने को मिलती है, जो लगभग 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व के काल में देखने को मिलती है। भले ही इस काल में जो विकसित काल है, ठीक है, जो विकसित हड़प्पा काल है, विकसित हड़प्पा जो काल है उसका भले ही हम पतन देखेंगे, लेकिन फिर भी जो है ताम्र पाषाण काल के रूप में या ताम्र पाषाण काल की बस्तियों के रूप में जो है हम इसका विकास देखते हैं। ठीक है, जो मुख्य रूप से ग्रामीण बस्तियां थी, लेकिन फिर भी जो है उसमें कुछ इसके चिन्ह वगैरह दिखाई देते हैं, जो इस प्रकार से हमें दिखाता है कि किस तरीके से क्रमिक रूप से उद्भव हम पूरे इस हड़प्पा काल में देखते हैं, जिसे आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, इसी बात को जो है आपको कम से कम शब्दों में बता के कोशिश करनी होगी कि आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी से रिलेटेड मान लीजिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बताने का प्रयास करूं। ये सारे क्वेश्चन है, कोई भी पूछा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक, उसके जनक, हड़प्पा सभ्यता के जनक कौन लोग थे? हड़प्पा सभ्यता के जनक कौन लोग थे? क्वेश्चन मार्क। और फिर आपसे पूछ लिया जाए कि आप अपने मत के पक्ष में, अपने मत के पक्ष में, अपने मत के पक्ष में आपको उत्तर देना है। ठीक है, अपने मत के पक्ष में उत्तर दीजिए, या फिर सप्रमाण, ऐसे आ जाए, सप्रमाण व्याख्या कीजिए। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये वाला भी क्वेश्चन एक तरीके से उद्भव के ऊपर ही है। ठीक है, इसमें भी इसी तरीके से शुरू होगा कि अध्ययन स्रोत की सीमा के चलते हम लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए जो हड़प्पा सभ्यता के जनक हैं, हड़प्पा सभ्यता के निर्माण करता हैं, उनको लेकर विवाद देखा जाता है। पहले मेसोपोटामिया पर यह गया विचार कि मेसोपोटामिया के लोगों ने या यहाँ से नगरीकरण का विचार लेकर हड़प्पा सभ्यता का विकास देखा गया, किंतु वर्तमान में हम इसे नहीं मानते। ठीक है, बहुत सारे विद्वान वगैरह आर्यों को भी कहते हैं कि आर्य जो है वो प्राचीन थे, उन्हीं से प्रेरणा लेकर इसका विकास हुआ, हालांकि इसको लेकर नहीं माना जाता, ये अमान्य है। वर्तमान में क्या है, सीधा वहीं पे आएंगे, क्रमिक विकास पर आपको सीधा सीधा बल देना है। ठीक, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी रूप में किससे संबंधित हैं? तो सारे के सारे क्वेश्चन मोटे तौर पर संबंधित हैं। आप ध्यान रखेंगे, ये सब के सब जो क्वेश्चन हैं वह उद्भव पे आधारित हैं। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव को लेकर लगातार नए नए विचार सामने आते रहते हैं। उन सब को ध्यान में रखते हुए किसी भी साल हड़प्पा सभ्यता के उद्भव को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस का जो मूल भाव है वह सेम रहेगा, आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब जो है हम बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर। किस पे बात करेंगे? हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर। आपको ध्यान रखना है कि हमने जो इससे पहले प्रारंभिक परीक्षा संबंधी जो क्लास आपको अपलोड की है, उसमें विस्तार को लेकर हमने काफ़ी बात की है।
हम यहाँ पर मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ बिंदु आपको बताएंगे। अगर मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसमें आप कैसे लिखेंगे, ये पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो विस्तार में सबसे पहले आप बता देंगे कि किस प्रकार से जो हड़प्पा सभ्यता रही है, ठीक है, किस प्रकार से जो हड़प्पा सभ्यता रही है वह विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो रही है वह विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से है और ये इस रूप में प्राचीनतम कही जा सकती है। ठीक है, इस रूप में प्राचीनतम कही जा सकती है कि जो प्राचीन की सभ्यताएं हैं, जो प्राचीन विश्व की सभ्यताएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से मिस्र की सभ्यता के बारे में बात की जाती है, ठीक, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बात की जाती है, उनके कैसे रही है ये, तो उनके समकालिक रही है। लेकिन समकालिक रहने के बावजूद जो है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआती क्लास में बताया था कि समकालिक रहने के बावजूद यह मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता की तुलना में काफी अधिक बड़ी थी। बहुत बड़े क्षेत्रफल में जो है हम इसका विस्तार देखते हैं और ये जो क्षेत्रफल है वह जो है हमें बलूचिस्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में विद्यमान है, बलूचिस्तान के क्षेत्र से लेकर जो सिंधु का मैदान है, ठीक, बलूचिस्तान के क्षेत्र से लेकर जो सिंधु का मैदान है वहां से लेकर आप कह सकते हैं कि गंगा यमुना दोआब के कुछ क्षेत्रों तक विद्यमान था। ठीक है, गंगा यमुना दोआब के कुछ क्षेत्र, ठीक है, सारे क्षेत्र नहीं, कुछ क्षेत्र, तो वहां तक जो है हम इसके विस्तार को देखते हैं। अब इसके बाद आप क्या बताएंगे, इसके आप कुछ उदाहरण बताएंगे। आपको क्या बताना है, कुछ इसके उदाहरण बताने हैं। उदाहरण में आप क्या बताएंगे, जैसे कि मान लीजिए आप बलूचिस्तान का उदाहरण दे सकते हैं कि जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है वहाँ पे हमें कुछ महत्वपूर्ण प्रकार की हड़प्पा के स्थल देखने को मिलते हैं, जिसमें आप उदाहरण याद कर सकते हैं। एक सुत कांगेडोर है, ठीक है, एक सुत कांगेडोर है और दूसरा है सोत का कोह। ठीक, सुत कांगेडोर और सोत का कोह, यहाँ से पता चलता है कि बलूचिस्तान के क्षेत्र में हम हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखते हैं। फिर उसके बाद आप आगे उदाहरण में जो है फिर आगे चलेंगे पाकिस्तान के क्षेत्र में, सिंध में, और सिंध के बारे में तो आप जानते ही होंगे। सिंध में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो स्थल है वो कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से इसको एक प्रकार से इसकी राजनीतिक राजधानी के रूप में, पॉलिटिकल कैपिटल के रूप में इसे माना जाता है और कई विद्वान तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इसकी संयुक्त राजधानी बताते हैं। आपको मैंने बताया था स्टुअर्ट पिगट ने जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे उनको इनकी संयुक्त राजधानी, जुड़वा राजधानी बताया था। ठीक, उसके बाद सिंधु के आप, सिंध क्षेत्र के आप कुछ और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि आप चनहूदड़ो के बारे में बता सकते हैं। ठीक, आप बता सकते हैं कि यहाँ पे आमरी नाम का स्थल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, यहाँ पे जो है कोटदीजी नाम का स्थल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो इस बात को दर्शाता है कि इसका जो विस्तार है वह जो है सिंध के क्षेत्र में था। ठीक, कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि इसका जो प्रसार था वह उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के क्षेत्र में भी था। ठीक, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के क्षेत्र में भी था। हालांकि वर्तमान में हमें वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त नहीं होते, लेकिन फिर भी उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र के जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, ठीक है, पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उस क्षेत्र में भी जो है कुछ महत्वपूर्ण हमें अवशेष मिलते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में माना जाता है कि वहाँ पे भी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखा जा सकता है। ठीक, अगर हम आगे चले जाएं अफगानिस्तान के क्षेत्र में, तो अफगानिस्तान में भी मुख्य रूप से जो है हम इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थल पाते हैं, जिसमें एक स्थल का नाम आपको ध्यान रखना है, वो है शोरतु घई। ठीक है, शोरतु घई या इसे शोरतु घोई भी कहते हैं। यह जो है हड़प्पा सभ्यता का एक दूरस्थ स्थल था, जो मुख्य रूप से एक ट्रेडिंग पॉइंट था, एक वाणिज्यिक स्थल था, व्यापारिक स्थल था, जो लाजवर्द मणि के व्यापार के लिए, ठीक है, लापिस लजूरी का जो ट्रेड हुआ करता था और जो हड़प्पा के क्षेत्र में जो लापिस लजूरी आती थी उसको मध्य एशिया के क्षेत्र से अफगानिस्तान के क्षेत्र से लाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। और इस रूप में जो ये शोरतुघई है, ठीक है, इस रूप में जो शोरतुघई है वह एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग पॉइंट, ठीक, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल के रूप में, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल के रूप में इसकी महत्ता को देखा जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट बता देंगे। फिर आप जो है
जम्मू कश्मीर के बारे में बता सकते हैं। जम्मू कश्मीर मुख्य रूप से जो मांडा वाला स्थल है वह आपको ध्यान रखना है। मांडा का जो स्थल है वो आपको ध्यान रखना है, जो एक तरीके से उत्तरी स्थल है। ठीक, उत्तरी स्थल है जो भारत के क्षेत्र में देखा जा सकता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण उत्तरी स्थल माना जाता है। ठीक है, तो ये इस बात को दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में भी इसका प्रसार था। फिर आगे आप बता सकते हैं पंजाब के क्षेत्र में। ठीक, पंजाब के क्षेत्र में मुख्य रूप से आपको या तो पाकिस्तान का पंजाब का क्षेत्र याद रखना है, एक दूसरा भारत का पंजाब का क्षेत्र याद रखना है। पाकिस्तान के पंजाब के क्षेत्र में आपको पता ही होगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्थल कौन सा है, तो हड़प्पा, जिसके नाम पर सभ्यता है। और भारत के क्षेत्र में जो है आप रोपड़ का नाम याद रख सकते हैं। ठीक, आप संघोल का नाम याद रख सकते हैं और इस बात को बता सकते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान के क्षेत्र का पंजाब और भारत के क्षेत्र का पंजाब दोनों में ही जो है इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक, उसके बाद आप हरियाणा की बात कर सकते हैं। हरियाणा हाल में काफ़ी लोकप्रिय रहा है, काफ़ी जो है आप कह सकते हैं लगातार यहाँ पे खुदाई हुई है। जैसे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हाल में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है वो है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है वो 2014 में घोषित किया गया था कि इसका जो क्षेत्रफल है वह कुल क्षेत्रफल जो है हड़प्पा सभ्यता में पाए जाने वाले सभी स्थलों में सबसे ज़्यादा है। और ये राखी गढ़ी जो है न केवल भारत अपितु पूरे हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में सबसे बड़े स्थल के रूप में विद्यमान है। ठीक है, राखी गढ़ी के अलावा बनावली का नाम याद रख सकते हैं, जहाँ पे पकी मिट्टी के हल्की एक प्रतिकृति देखने को मिलती है। ठीक, आप मीठातल के बारे में याद रख सकते हैं। ठीक है, मीठातल भी इंपॉर्टेंट है। तो हरियाणा में भी इसका विस्तार काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से है। ठीक है, राजस्थान के बारे में मैंने आपको बताया था। राजस्थान में आपको किसका नाम याद रखना है, तो राजस्थान में आप कालीबंगा का नाम याद रख सकते हैं, जहाँ पे इसका जो प्राक हड़प्पाई चरण है, जो पूर्व हड़प्पाई चरण है, वहाँ से हमें मुख्य रूप से हल रेखाएं प्राप्त होती हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से हड़प्पा के काल में कृषि देखने को मिलती थी। ठीक, फिर उसके बाद आप गुजरात के बारे में बता सकते हैं कि गुजरात में सबसे ज़्यादा हड़प्पा के स्थल प्राप्त हुए हैं। और ये जो हड़प्पा के स्थल प्राप्त हुए हैं वो इसके कच्छ से क्षेत्र से भी मिले हैं और इसके काठियावाड़ के क्षेत्र से भी प्राप्त हुए हैं। कच्छ से भी हैं और काठियावाड़ से भी हैं। ठीक, कच्छ के क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र था, तो धौलावीरा, जिसको हाल में ही यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी है। और काठियावाड़ में कौन सा है, तो इसमें आप लोथल का नाम याद रख सकते हैं, जहाँ पे डॉकयार्ड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद आप बताएंगे कि धीरे धीरे जो इसका परवर्ती हड़प्पा चरण जब देखा जाता है, ठीक है, परवर्ती हड़प्पा चरण जब इसका देखा जाता है, तो परवर्ती हड़प्पा चरण में हम इस बात को देखेंगे कि हड़प्पा का जो है पूर्व विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि वह इसका पतन का काल है। ठीक है, हालांकि वह इसका पतन का काल है, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि कुछ स्थल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से आपको आलमगीरपुर आदि का नाम याद रखना है। आलमगीरपुर, या ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। या फिर आप महाराष्ट्र में याद रख सकते हैं, दक्षिण में, जिसमें दायमाबाद। ठीक, तो ये इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से एक व्यापक क्षेत्र में, ठीक है, किस प्रकार से एक व्यापक क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हम देखते हैं, जिसमें इसका विस्तार उत्तर में मांडा से लेकर, अगर मान लीजिए मैं एक उत्तर दक्षिण वाला आपको बना के दिखाऊं, तो देखिए उत्तर में मांडा से लेकर आप कह सकते हैं दक्षिण में दायमाबाद तक। ठीक, और पूरब में जो है आलमगीरपुर से, पूरब में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतकांगे डोर तक, या सुतकांगिन डोर भी से कहते हैं। ये पूरा जो क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र में जो है हम हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखते हैं, जो इसकी महत्ता को अपने आप ही स्पष्ट कर देता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप हड़प्पा सभ्यता के विस्तार को समझाने का प्रयास करें, या मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर मान लीजिए ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर, हड़प्पा सभ्यता के, या मैं ऐसे लिख दूं, हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार पर, हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार पर एक टिप्पणी कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के एक भौगोलिक विस्तार पर एक टिप्पणी कीजिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को जो है आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो मैंने आपको फैक्ट बताए, जो मैंने आपको बातें बताई, उसको ध्यान में रखते हुए आप इस क्वेश्चन को लिखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए
अब इसी के सापेक्ष अगर मान लीजिए मैं एक और बात बताऊं, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता की जिसमें हम मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति या फिर स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति या फिर स्वरूप को समझने का प्रयास करें, तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी बात जो आपको इसमें ध्यान रखनी है प्रकृति या स्वरूप में, वह है इसका नगरीय चरित्र। ठीक है, वह है इसका नगरीय चरित्र, जो एक प्रकार से हड़प्पा महाद्वीप, जो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है, वह है भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति के रूप में नजर आती है। इसका जो नगरीय चरित्र है या फिर इसका जो नगरीय स्वरूप है, वह जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। जो इसका अर्बन करेक्टर देखने को मिलता है, अर्बन फॉर्म देखने को मिलता है, और इसमें जो विशेष प्रकार की विशेषताएं जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है, वो सब जो है आपको इसमें बताना है। जिसमें बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि रामशरण शर्मा जी की किताब में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किस तरीके से कम 7 क्षेत्र ऐसे हैं, 7 स्थल ऐसे हैं जिनको नगर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो उनके बारे में आप बता सकते हैं। दूसरी बात इसमें आपको क्या ध्यान रखनी है कि है नगरीय चरित्र लेने के साथ ही हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता क्या थी? एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन का सभ्यता का मतलब क्या हुआ कि हड़प्पाई लोगों ने तांबे के साथ टिन मिलाया और कांसा बनाना सीख लिया। तांबे के साथ टिन मिलाया और कांसा बनाना सीख लिया, यानी एक कदम आगे बढ़कर ये देखे जाने वाली सभ्यता थी। इसी में अगर हम नगरीय चरित्र में कुछ और बिंदुओं को आपको शामिल करना हो तो आप इसकी नगर नियोजन, ठीक है, नगर निर्माण या फिर नगर नियोजन के तत्वों को शामिल कर देंगे। आप ये बताएंगे कि इसमें जो नगर नियोजन दिखाई देता है, ठीक है, ऐसा विकसित प्रकार का नगर नियोजन, ऐसी विकसित प्रकार की नगर निर्माण योजना जो है वह उस समय के मिस्र और उस समय के मेसोपोटामिया तक में देखने को नहीं मिलती है। और विशेष रूप से इसमें जो जल प्रबंधन की व्यवस्था है, ठीक है, चाहे वो सीवरेज प्रणाली हो, चाहे वो जल निकासी की प्रणाली हो, या धौलावीरा की जल प्रबंधन की व्यवस्था हो, वह जो है अति उत्तम है और वह 19 सेंचुरी तक यूरोप तक में हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक, फिर उसमें नगर निर्माण में जो मैंने आपको पॉइंट बताए थे उसके कुछ पॉइंट आप उदाहरण स्वरूप बता सकते हैं। जैसे कि जो नगर हुआ करते थे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 2 भागों में विभाजित थे। जो एक भाग था वो दुर्ग कहलाता था, दूसरा भाग जो था वो नगर कहलाता था। जो दुर्ग भाग था, जो पश्चिमी भाग था, उसमें जो है माना जाता था कि शासक वर्ग के लोग रहा करते थे, और जो निचला भाग था या फिर आप कह सकते हैं पूर्वी भाग था, वह जो है रिहायशी नगर था, ठीक, जहाँ पे सामान्य लोग रहा करते थे। दुर्ग और रिहायशी क्षेत्र के मध्य जो है एक प्रकार से विभाजन करने का प्रयास हम देखते हैं। जो दुर्ग है, इसके बारे में आपको पता ही होगा, दुर्ग को जो है सुरक्षा दीवार से घेरने का प्रयास किया गया है। ठीक है, जो हमें मुख्य रूप से नगर नियोजन के एक तत्व के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, ये पहली बात मैंने आपको बता चुका हूँ। इसमें महत्वपूर्ण भवन जो हैं वह हमें दुर्ग क्षेत्र मिले हैं, स्नानागार, अन्नागार वगैरह, या फिर पुरोहित आवास वगैरह देखने को मिले हैं। ठीक, इसमें जो रिहायशी इलाके हैं उसमें आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से जो पूरा जो नगर है, ठीक है, ये पहले हम बात कर चुके हैं, बस यहाँ पे आपको केवल इसका रेफरेंस देना है। पूरा जो नगर है वह किस तरीके से एक प्रकार के चेस बोर्ड पैटर्न पे नज़र आता है। उसमें जो सड़कें हैं या जो गलियां हैं वह किस तरीके से इस प्रकार से बनाई गई हैं कि पूरा का पूरा जो है एक प्रकार का नियोजित निवास हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मुख्य सड़कें जो हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। सड़कों की जो चौड़ाई है वो 10-10 मीटर तक देखने को मिलती है। ठीक, फिर उसके बाद आप घरों के बारे में बता सकते हैं कि किस प्रकार से घर जो है काफ़ी एक महत्वपूर्ण प्रकार के नियोजन से बनाए गए थे। ठीक, एक मंजिल से लेकर वो बहुमंजिले तक होते थे। ठीक है, इसमें आप जो है जल निकासी प्रणाली के बारे में बता सकते हैं, सीवरेज प्रणाली के बारे में बता सकते हैं कि हमें जल निकासी, स्वच्छता की अद्भुत व्यवस्था देखने को मिलती है। इसमें जो घरों से जो दूषित या गंदा पानी होता था उसको लाने के लिए ड्रेन पाइप्स का या फिर नालियों का प्रयोग किया जाता था।
घर की जो नाली थी वह आगे जाकर गली की नाली से जुड़ती थी, गली की नाली जो थी वो मुख्य नाली से या मुख्य सड़क की नाली से जुड़ती थी, और मुख्य सड़क जो है वो आगे चलकर घर का, आप कह सकते हैं मुख्य नाली जो आगे चलकर क्या करती थी, तो पूरे शहर का पानी जो है बाहर को फेंक देती थी। मुख्य सड़क या मुख्य जो नाली की सफाई है उसके लिए मैन होल वगैरह का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये बातें मैं पहले डिस्कस कर चुके हैं। बस यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपसे हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति या स्वरूप पर कभी भी मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कौन कौन से पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होंगे, बस इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी जो पहले का डिस्कशन हुआ है वो सारी की सारी बातें इसमें आपको याद रहेंगी। ठीक, फिर उसके बाद आप इसमें इस बात को भी स्पष्ट करेंगे, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नगर निर्माण तो हमें देखने को मिल ही रहा है। ठीक है, नगर निर्माण तो देखने को मिल ही रहा है। उस नगर निर्माण में हमें एक प्रकार की सिमिलैरिटी, एक प्रकार की एकरूपता देखने को मिलती है, और एकरूपता जो है इस बात को दर्शाती है कि एक तरीके से यहाँ पर शासक वर्ग की भूमिका रही होगी। ठीक है, केंद्रीकरण की हो सकता है भूमिका रही हो। हालांकि हम यहाँ के अवशेष वगैरह जो हैं, जो साहित्यिक अभिलेख वगैरह हैं, उसको चूंकि पढ़ तो पाए नहीं है, तो हमें मालूम नहीं है कि शासक वर्ग की भूमिका किस प्रकार से थी। लेकिन चूंकि नगर निर्माण में हमें एक रूपता देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि शासक वर्ग जो है उसने बेहतरीन प्रकार का, महत्वपूर्ण रूप से बहुत अच्छा प्रकार का जो है विकास किया होगा। ठीक, इसमें एक रूपता के साथ आपको विविधता के तत्व भी बताने होंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये बात ठीक है कि हम जो है दुर्ग का क्षेत्र देख रहे हैं, नगर का क्षेत्र देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे विविधता देखने को मिलती है। जैसे कि आप इसमें लोथल का उदाहरण दे सकते हैं, आप इसमें सुरकोटदा का उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, लोथल सुरकोटदा में क्या है कि जो दुर्ग और निचले नगर है उसके बीच विभाजन नहीं दिखता है। इसी प्रकार से जो अग्न्य, इसी प्रकार से आप बता सकते हैं कि कालीबंगा, कालीबंगा का आप उदाहरण दे सकते हैं कि कालीबंगा में जो है वह हमें ईंटें बनाने में, मुख्य रूप से ईंटों के प्रयोग में कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलता है। मैंने आपको पहले बता चुका हूं, आपको बस जो है पॉइंट याद रखने हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे लिखना है। किस प्रकार से दुर्ग और नगर का जो विभाजन है वह लोथल और सुरकोटदा में अलग दिखाई देता है, किस प्रकार से कालीबंगा में अलग दिखाई देता है, किस प्रकार से कालीबंगा में जो ईंटों का प्रयोग किया गया है वो सामान्य तौर पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, और जगह जो है हमें पकी हुई ईंटें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आप इसमें बताएंगे कि जो नगरीकरण का जो विकास हुआ, ठीक है, जो नगरीकरण का जो विकास हुआ है उस नगरीकरण का आधार जो तय हुआ है, ठीक, नगरीकरण का जो आधार बना है वो एक प्रकार के व्यापार और वाणिज्य के आधार पर है। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य वो कैसा दिखाई देता है, तो वो उन्नत प्रकार का दिखाई देता है, और ये उन्नत प्रकार के व्यापार वाणिज्य में हम स्वदेशी, ठीक, इसे कह सकते हैं हम एक प्रकार का आंतरिक व्यापार। ठीक, उन्नत प्रकार का जो व्यापार है उस उन्नत प्रकार के व्यापार में आपको दो पॉइंट ध्यान रखने हैं कि उस उन्नत प्रकार के व्यापार में हम आंतरिक व्यापार भी देखते हैं। ठीक है, आंतरिक व्यापार भी देखते हैं और विदेशी व्यापार भी देखते हैं। तो आंतरिक और विदेशी दोनों व्यापारों ने मिलकर जो है हड़प्पाई नगरीकरण को आगे बढ़ाया। जो नगरीकरण का आधार पैदा हुआ है, ठीक है, नगरीकरण को आधार मिला है, इसको आगे हम देखेंगे किस प्रकार से व्यापार और वाणिज्य वो उसका कारण भी है और परिणाम भी है। यानी व्यापार वाणिज्य आगे बढ़ा तो नगरीकरण आगे बढ़ा, नगरीकरण आगे बढ़ा तो और व्यापार वाणिज्य आगे बढ़ा, तो दोनों ने जो है एक दूसरे को सहायता प्रदान की है। ठीक है, और इससे हुआ क्या है, इससे सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हम ग्रामीण संस्कृतियों में देखते हैं कि हम ज्यादातर जो है कृषि उत्पादन पे आधार हैं। ठीक है, हम जो है कृषि उत्पादन पे आधारित हैं, तो कृषि उत्पादन पे आधारित होने की जो संकल्पना थी वो जो है कम हो जाती है। ठीक, क्यों, क्योंकि नगरों को बेस मिलने लगा है व्यापार और वाणिज्य से। इससे हम ऐसे क्षेत्रों में भी जो है नगरों का विकास देख रहे हैं जहां पे कृषि उत्पादन नहीं था। ठीक है, जो कृषि उत्पादन से पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, जैसे कि जो बलूचिस्तान के क्षेत्र हैं, सुत कांगे डोर, ठीक, जो सोतका को का क्षेत्र है, वहां पे बहुत ज्यादा हम विकास नहीं देखते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा जो है हम कृषि विकास नहीं देखते हैं। लेकिन चूंकि ये आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से मकरान तट के पास थे, ये जो है समुद्र के पास हुआ करते थे, तो समुद्र से होने वाले व्यापार वाणिज्य का लाभ इनको प्राप्त हुआ।
मध्य एशिया आदि के क्षेत्रों से, पश्चिम एशिया आदि के क्षेत्रों से होने वाले व्यापार का विकास जो है इन्हें मिला। यानी कृषि विकास ना होने के बावजूद जो है व्यापार, ठीक, कृषि विकास ना होने के बावजूद जो है व्यापार और वाणिज्य के लाभ से इनको क्या हुआ, लाभ हुआ। और यहाँ पर हम कृषि उत्पादन की दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पे विकसित प्रकार के नगरों को देखते हैं। ठीक है, विकसित प्रकार के नगरों को देखते हैं। फिर उसके बाद आप इसमें क्या बता देंगे, तो नगरीकरण के आधार को व्यापार वाणिज्य के साथ ही आप इसमें शासक वर्ग की भूमिका भी बता सकते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि शासक वर्ग की भूमिका किस रूप में देखने को मिलती है, तो जो हमें एक प्रकार का मानकीकरण देखने को मिलता है, स्टैंडर्डाइजेशन देखने को मिलता है, जो एक प्रकार की हमें एक रूपता देखने को मिलती है, जो एक प्रकार से हमें निश्चित प्रकार का नियोजन देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं इंगित कर रहा है कि किसी न किसी प्रकार का शासक वर्ग तो जरूर विद्यमान होगा। ठीक है, लेकिन ये शासक वर्ग का स्वरूप क्या था, ठीक है, वो चूंकि हम अभिलेख को पढ़ पाने में, लिपि को पढ़ पाने में सफल नहीं हुए हैं, इसलिए इसका स्वरूप स्पष्ट करना थोड़ा कठिन है, लेकिन इसके बावजूद शासक वर्ग की उपस्थिति जरूर विद्यमान रही होगी। ठीक, फिर उसके बाद आप नगरीकरण में ही इस बात को बता सकते हैं कि किस प्रकार से हड़प्पाई जो समाज है, ठीक, वो जो है हमें जटिल संरचना पे आधारित दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हमें भांति भांति के स्ट्रक्चर प्राप्त होते हैं। ठीक है, हमें इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलती हैं, ठीक, जो हड़प्पाई समाज की जटिल संरचना की तरफ इशारा कर रही है, जिसमें हमें धर्म की जो बहुत सारे जो विविधता देखने को मिलती है, हमें जो घरों में जो विविधता देखने को मिलती है, वो इस बात को बताता है कि हमें समाज में भी थोड़ी सी जटिलता देखने को मिल रही है। ठीक है ना। हड़प्पाई धर्म के स्वरूप में हमने बात की थी, बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है। अग्नि पूजा के साक्ष्य हैं, जल पूजा के साक्ष्य हैं, वृक्ष पूजा के साक्ष्य हैं, पशु पूजा के साक्ष्य हैं, सर्प पूजा के साक्ष्य हैं, मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य हैं, पाशुपत शिव की पूजा के साक्ष्य हैं। तो अलग अलग समूह अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, जो इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से समाज में विविधता और जटिलता देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें रीति रिवाजों में भी जो है काफी विविधता है। ठीक है, रीति रिवाजों में काफी विविधता है, जो हड़प्पाई लोगों की शवाधान पद्धतियों में देखने को मिलती है। हड़प्पाई लोगों की शवाधान पद्धतियों में देखने को मिलती है। इन शवाधान पद्धतियों में हम आंशिक प्रकार का शवाधान भी देखते हैं, ठीक, हम इसमें जो है पूर्ण प्रकार का शवाधान भी देखते हैं, और इसमें जो है हम संभवतः दाह संस्कार आदि की व्यवस्थाओं को भी देखते हैं। तो इस बात को दर्शाता है कि अलग अलग प्रकार के लोग थे, और वो अलग अलग प्रकार के लोग अपनी अलग अलग प्रकार की मान्यताओं का पालन कर रहे थे। ठीक, फिर उसके बाद आप बता देंगे कि किस प्रकार से जो इसका चरित्र है वह एक प्रकार से विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित है। ठीक है, किस तरीके का चरित्र है, तो यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित है। विज्ञान प्रौद्योगिकी आधारित में हम क्या देखते हैं, तो गणित का विकास हम देखते हैं। ठीक, हम मापन प्रणाली का विकास देखते हैं। ठीक है, इसमें जो है हम धातु कला के क्षेत्र में विकास देखते हैं। धातु कला के क्षेत्र में हम विकास को देखते हैं। धातु कला के क्षेत्र विकास को देखते हैं। हम इस बात को देखते हैं कि किस तरीके से जो हड़प्पाई लोग थे उनको अंकमाला का ज्ञान था। ठीक है, नंबरिंग सिस्टम का ज्ञान था, जिसमें जो ऊपरी सिस्टम था, ऊपरी स्तर जो हुआ करता था, ठीक है, जो स्केलिंग वगैरह की पद्धति, गणना वगैरह की पद्धति देखने को मिली है, उसमें ऊपरी स्तर पर हम जो है दशमलव प्रणाली का प्रयोग देखते हैं। ठीक है, ऊपरी स्तर पर हम दशमलव प्रणाली का प्रयोग देखते हैं, और जो छोटी छोटी गणना होती थी, जो निचला स्तर वगैरह होता था, उसमें हम एक प्रकार की बाइनरी सिस्टम, ठीक है, एक प्रकार का बाइनरी सिस्टम हम देखते हैं। तो जो बाट और माप की जो प्रणाली है, बाट और माप की जो प्रणाली है, जो स्केलिंग सिस्टम है, ठीक है, चीज़ों को मापने की स्केलिंग सिस्टम, उन सब में जो है हम इस प्रकार का एक प्रकार का गणितीय विभाजन देखते हैं। ठीक है, एक प्रकार का अंकमाला का ज्ञान देखते हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि किस हद तक जो नगरीकरण का जो स्तर था वो विविधता, और किस तरीके से जो है हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को नोट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बातों को जो है याद कर सकते हैं, और इस चीज को जो है आपको बताना है
इस चीज को अपने उत्तर में दिखाना है कि किस तरीके से जो है इसमें बहुत बेहतरीन प्रकार के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, अब इसी में जो है एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, जिस पे यूपीएससी ने 2014 में जो आपका मुख्य परीक्षा का पेपर हुआ था, सामान्य अध्ययन का जीएस पेपर 1, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें आपसे पूछने का अपेक्षा किया गया था कि आप इस बात को बताइए कि जो हड़प्पाई नगरीकरण है, ठीक है, जो हड़प्पाई नगरीकरण है, उस हड़प्पाई नगरीकरण से जो वर्तमान नगरीकरण है, हड़प्पाई नगरीकरण से जो वर्तमान नगरीकरण है, उसको किस प्रकार की उत्प्रेरणा प्राप्त हुई है। ठीक है, हड़प्पाई नगरीकरण से वर्तमान नगरीकरण को किस प्रकार की उत्प्रेरणा प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इसमें आप क्या क्या उदाहरण बता सकते हैं? नगर नियोजन का उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है ना। नगर नियोजन किस तरीके का है, तो पूरा नगर नियोजन जो आप बता सकते हैं कि इसमें सड़कें, गलियां, नालियां बनाई गई, मकानों का निर्माण हुआ। ठीक है, चेक बोर्ड प्रकार का पैटर्न है, ठीक, चेक बोर्ड प्रकार की प्रणाली है। ठीक, इसमें जो है पूर्व नियोजित है, पहले से नियोजन करके विकास हो रहा है। ठीक है, इसमें जो है आप जल निकासी का उदाहरण दे सकते हैं, अद्भुत प्रकार की सीवरेज प्रणाली है, अद्भुत प्रकार की जो है जल निकासी व्यवस्था है, तो ये वर्तमान में भी देखने को मिलती है। ठीक, फिर दूसरी बात क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या है, जो हड़प्पाई जो गवर्नेंस है, जो हड़प्पाई लोगों का जो गवर्नेंस का मॉडल है, गवर्नेंस का जो मॉडल है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक, नगर नियोजन के नियमों में हम उल्लंघन नहीं देखते हैं, एक रूपता देखते हैं। ये बड़ी बात है जो आज हमें दिखाई देती है, जिसका हमें आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके के गवर्नेंस को हमें अपनाने की आवश्यकता है। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, तो शासकों के चरित्र को आपको ध्यान रखना होगा। शासकों का चरित्र, जो हड़प्पाई बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं, हड़प्पाई बिल्डिंग्स में हमें बड़े बड़े महल नहीं दिखते। ठीक है, हमें जो है बड़ी बड़ी आप कह सकते हैं कब्रगाह नहीं दिखती, मकबरे जैसे कि मिस्र में बनाए गए थे, हमें बड़े बड़े जो है मंदिर नहीं दिखाई देते। ठीक, जो इस बात को दर्शाता है कि शासक जो है महलों को बनाने में, कब्रगाहों को बनाने में, मंदिरों को बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर को, ठीक है, नागरिकों के जीवन स्तर को उच्च बनाने में रुचि ले रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा आप इसमें किसका उदाहरण दे सकते हैं, तो जल संरक्षण का उदाहरण दे सकते हैं कि किस प्रकार से हड़प्पाई लोगों ने शुष्क क्षेत्रों में जल संरक्षण का प्रयास किया। ठीक है, जल संरक्षण में महत्वपूर्ण प्रयोग किए और इसके रूप में जो है हमें कार्य करने की आवश्यकता है। ठीक, इसमें आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से वर्तमान नगरीकरण इससे प्रेरणा ले सकता है। क्यों प्रेरणा किस रूप में दे सकता है, तो आजकल हम शहरों में जो है जल निकासी व्यवस्था का संकट देखते हैं। जब भी बारिश आती है तो जल निकासी व्यवस्था का संकट देखने को मिलता है, नगरों में ही बाढ़ आ जाती है। जल निकासी व्यवस्था का संकट, तो हमें हड़प्पाई लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक है, जो गवर्नेंस के स्तर पर विविध प्रकार की हम जो विफलता देखते हैं, उस विफलता को दूर करने में हम हड़प्पाई लोगों से प्रेरणा ले सकते हैं। ठीक है, हड़प्पाई लोगों से शासक वर्ग को सीख लेने की ज़रूरत है कि उन्हें जो है खुद पर, शासक वर्ग को सीख लेने की ज़रूरत है कि वो खुद पर खर्च ना करें, अपितु जनता के कल्याण के लिए कार्य करें। ठीक है, इसके अलावा जो वर्तमान शहरों में जो हमें पेयजल संकट दिखाई देता है, पेयजल संकट दिखाई देता है, उस पेयजल संकट को दूर करने में भी जो है हड़प्पा से प्रेरणा ली जा सकती है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम हड़प्पा के लोगों से सीख सकते हैं और वर्तमान नगरीकरण के क्षेत्रों में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वैसे मैंने जो आपकी क्लास 19th हुई थी उसमें भी इस पर चर्चा की थी। आप इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश कीजिएगा, जो आपसे जीएस पेपर 1 में सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र में 2014 में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिंधु, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता की, क्वेश्चन ये था कि सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय आयोजना, सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय आयोजना और संस्कृति ने, नगरीय आयोजना और संस्कृति ने किस सीमा तक, संस्कृति ने किस सीमा तक, ठीक, वर्तमान युगीन, किस सीमा तक वर्तमान युगीन
नगरीकरण को, वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश, यानी इसको अंग्रेजी में कहेंगे इनपुट, निवेश ब्रैकेट में लिखेंगे इनपुट, प्रदान किए हैं। ठीक है, प्रदान किए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे पूछा था कि आपको इस पे क्या करना है, तो चर्चा करनी है। चर्चा कीजिए, चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इसको आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं। इसमें आप बता सकते हैं किस प्रकार से, यहाँ पे देखिए शब्द क्या है, नगरीय आयोजना पे बात करनी है। इसके अलावा आप संस्कृति पे भी बात कर सकते हैं। संस्कृति में जो है आप खान पान पे भी बात कर सकते हैं। ठीक है, संस्कृति में जो है आप मुख्य रूप से धर्म के बारे में बात कर सकते हैं, आप कला के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक, रहन सहन के बारे में बात कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ों पे जो है हड़प्पाई लोगों को से हमें इनपुट मिल सकता है। ठीक है, और दूसरा शब्द यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, किस सीमा तक, तो आपको सीमाएं भी बतानी है। सीमाएं क्या हैं, तो सीमाएं आप बता सकते हैं कि वर्तमान में जो जनसंख्या वृद्धि का व्यापक स्तर देखने को मिलता है, ठीक है, उससे बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। शहरों में हम जो है भीड़ भाड़ देख रहे हैं, भीड़ भाड़ देख रहे हैं, शहरों में हम गंदगी देख रहे हैं। ठीक है, शहरों में जो है हम एक प्रकार से आप कह सकते हैं स्लम्स की समस्या को देख रहे हैं, स्लम की समस्या। ठीक, तो ये जो है समस्याओं को और ज़्यादा जटिल कर देती है। इसके अलावा आप इस बात को बता सकते हैं कि वर्तमान में जो शहर हैं वो एक प्रकार से फ्लैट कल्चर पे चलते हैं। ठीक है, फ्लैट कल्चर, जिसमें बड़े बड़े फ्लैट्स वगैरह बनाए जाते हैं। हड़प्पा में जो है हमें इस प्रकार की चीज़ें नहीं दिखती। तो हमें बात ध्यान रखना होगा कि नगर आयोजना और संस्कृति में हम बहुत सारी बातें उनसे सीख सकते हैं, लेकिन आधुनिक शहरों की कुछ नवीन प्रकार की समस्याएं भी हैं, जैसे कि महिलाओं के प्रति हिंसा के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा, हमें आतंकवाद के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक है, वर्तमान में जलवायु परिवर्तन हमारे समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है, जलवायु परिवर्तन। तो ये सब चुनौतियां हो सकता है कि शायद सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सामना नहीं करना पड़ा हो। तो हमें सीखने की तो ज़रूरत है, ठीक, लेकिन क्या हम 100% वो मॉडल फॉलो कर सकते हैं, तो पूर्ण रूप से बात नहीं कही जा सकती है। ठीक है, सीखने की बात है, लेकिन सीखने के साथ ही हमें आधुनिक आवश्यकताओं को समझते हुए भी कार्य करना होगा। ठीक है, आधुनिक आवश्यकताओं को समझते हुए ही आपको कार्य करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस बात को जो है आपको महत्वपूर्ण रूप से इंगित करना है कि जमाना समय जब बदलता है तो उसी हिसाब से जो है आवश्यकताएं बदलती हैं और उसी हिसाब से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। ठीक, अब देखिए एक और क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से आपसे क्वेश्चन मैंने इस पे पहले कराया था, जब हमने इतिहास पर भूगोल का प्रभाव करके जो लेक्चर था उस पर हमने जब चर्चा की थी। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप जो है अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है। देखिए क्या क्वेश्चन है, समझाइए, ये मैं पहले करा चुका हूँ, बस आपको बता देता हूँ। समझाइए क्या कारण है कि, समझाइए क्या कारण है कि, ठीक है, समझाइए क्या कारण है कि अधिकांश ठीक ज्ञात, अधिकांश ज्ञात हड़प्पाकालीन, अधिकांश ज्ञात हड़प्पाकालीन बस्तियां, अधिकांश ज्ञात हड़प्पाकालीन बस्तियां लवणीय भूजल वाले, लवणीय भूजल वाले तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में, लवणीय भूजल वाले तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ठीक है, अवस्थित हैं। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है मैं पहले करा चुका हूं, बस आपको जिन्होंने नहीं लिखा है उसको लिखने के प्रयास आप कीजिएगा। ठीक है, लवणीय का मतलब क्या होता है, खारा। तो वर्तमान में हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो हड़प्पाकालीन बस्तियां हैं वह आधुनिक, आप कह सकते हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, जो भारत का पश्चिम उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, वहाँ पे देखने को मिलती हैं, जिसमें मुख्य रूप से सिंध का क्षेत्र है, बलूचिस्तान का क्षेत्र है, आप राजस्थान का क्षेत्र देख सकते हैं, जो आप पश्चिमोत्तर के दूसरे क्षेत्र हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। और ज़्यादातर ऐसे क्षेत्र हैं ये जो खारे जल वाले क्षेत्र हैं या फिर कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। ठीक।
ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मन में उठना चाहिए कि आखिर ऐसे क्षेत्रों में ही हड़प्पाई बस्तियां क्यों बसी। तो आप इस बात को बरसाएंगे कि किस तरीके से जो हड़प्पाई बस्तियां देखने को मिलती हैं वह उस समय की टेक्नोलॉजी की सीमा के चलते हैं। ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र में कम वर्षा होती थी, जो जैसे जैसे हम पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ते हैं वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे कि पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र में 10 से 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा देखी जाती है। जब हम सिंधु गंगा के क्षेत्र में, जो सिंधु और उसके सहायक नदियों का क्षेत्र है, थोड़ी सी वर्षा की मात्रा बढ़ती है, 25 से 37 हो जाती है। फिर उसके बाद जो आपका ऊपरी गंगा दोआब का क्षेत्र है, देहरादून इलाहाबाद वाला क्षेत्र है, वहाँ पे लगभग 37 से 60 डिग्री के आसपास वर्षा देखने को मिलती है। ठीक। जो मध्य दोआब का क्षेत्र है वहाँ पे 60 से आप कह सकते हैं 125 सेंटीमीटर की वर्षा देखने को मिलती है। और जो निम्न गंगा दोआब का क्षेत्र है वहाँ पे वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है, लगभग 125 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है। आपको आंकड़े इतने याद रखने की जरूरत नहीं, बस आप इतना बता देंगे कि जो पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र है वहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा देखने को मिलती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ऐसे इस प्रकार के शुष्क क्षेत्रों में ही आखिर सभ्यता का विस्तार क्यों हुआ। तो आप इस बात को बताएंगे कि उस समय हम जो है लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे। ठीक है। लोहे के बारे में जो है बहुत व्यापक उपयोग करने की बात सामने नहीं आती है, और इससे होता क्या है कि उनके सामने ऑप्शंस सीमित हो जाते हैं। क्यों? जैसे जैसे आप पूर्वी भारत की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे जंगल जो है वो घने होते जाते थे। व्यापक जो है वहाँ पे वर्षा की वजह से बहुत ज़्यादा घने जंगल देखने को मिलते थे। तो अगर आपके पास घने जंगल हैं और आपके पास औजार या तो पत्थर के हैं या फिर तांबे के हैं या फिर कुछ हद तक कांसे के हैं, तो इन बड़े बड़े घने जंगलों को आप कैसे काटेंगे। ठीक। इसीलिए वह शुरुआत में जो मानव बस्तियां बसी वो ऐसे क्षेत्रों में बसी जहां पर जंगल विरल थे। ठीक है। बहुत ज्यादा घने नहीं थे, उन्हें काटना आसान था, जिन्हें तांबे का प्रयोग करके, कांसे का प्रयोग करके, पत्थर का प्रयोग करके जो है आसानी से काटा जा सकता था। फिर उनको जो है समतल बनाया गया, खेती शुरू की गई। ठीक। इसी के चलते शुरुआत में जो बस्तियां दिखाई देती हैं वह पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि भाई अगर वहाँ पे लवणीय भूजल है, यानी वहाँ का जल खारा है, तो किस तरीके से निवास किया जाए। तो इसके लिए जो है विविध प्रकार के उपाय किए गए। ठीक। कुओं वगैरह का खोदा गया। ठीक है। सिंचाई के साधनों पर बल दिया गया, जल प्रबंधन प्रणाली पर बल दिया गया, जल संरक्षण प्रणाली पर बल दिया गया, वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली पर बल दिया गया, जैसे कि हमें धौलावीरा आदि के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो हम उदाहरण देखते हैं, सबसे बड़ा जो पैटर्न देखते हैं वो क्या है, तो वो नदी के किनारे निवास देखने को मिलता है। ठीक है। जमीन के नीचे का जल खारा है, इसलिए नदी के किनारे निवास ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक। तो नदी के किनारे निवास करने से हम जलोढ़ मिट्टी हमें प्राप्त होगी, उपजाऊ मिट्टी प्राप्त होगी, इससे खेती को लाभ मिलेगा। ठीक। परिवहन और संचार में भूमिका देखने को मिलेगी, व्यापार वाणिज्य को लाभ मिलेगा। तो इन्हीं के चलते जो है अधिकांश ज्ञात जो हड़प्पाकालीन बस्तियां हैं वह लवणीय भूजल और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ठीक। तो कौन कौन से पॉइंट आप बता सकते हैं। पहली बात आप बता सकते हैं वर्षा कम। ठीक। वर्षा कम, इससे क्या हुआ, जंगल जो थे वो विरल हुए, विरल जंगल हुए तो उनको जो है काटना आसान हुआ। ठीक है। उनको जो है काटना आसान हुआ, और इससे क्या हुआ कि कृषि कार्य संपन्न कर सके वो। ठीक। एक बात ये। दूसरी बात, लवणीय जल की समस्या जो थी, जो लवणीय जल की समस्या थी उसका निदान करने के लिए नदी किनारे निवास किए। ठीक है। नदी किनारे निवास किए। नदी किनारे निवास करने से क्या हुआ कि जल की प्राप्ति हुई। ठीक है। जल की प्राप्ति हुई। इसके अलावा परिवहन संचार वगैरह में हमें फायदा हुआ, परिवहन संचार वगैरह में फायदा हुआ। ठीक। इसके अलावा लवणीय जल के लिए जो है हमने जल संरक्षण पे बल दिया, जल संरक्षण पे बल दिया, जल प्रबंधन पे बल दिया। ठीक। हमें जो है आप कह सकते हैं वर्षा जल संचयन पे बल दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कठिनाइयां हैं तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। हड़प्पाई लोगों के समक्ष जो कठिनाइयां थीं उन्होंने इसी हिसाब से उसको सॉल्व किया। ठीक। इसमें तीसरा पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। क्या पॉइंट लिख सकते हैं कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में जो हमें जो दिखाई देता है कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो है वह सूखा क्षेत्र है, विरल क्षेत्र है। ठीक। पानी की कमी है, लेकिन उस समय जो है वहां पे सरस्वती नदी दिखाई देती थी।
ठीक है, सरस्वती नदी के क्षेत्र में। तो उस समय हो सकता है कि सरस्वती नदी के चलते जो है जल की उपलब्धता हो, ठीक है ना। वर्तमान में हमें शुष्क दिखाई देता है ना, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि उस समय जब उनका विकास किया गया तो सरस्वती नदी के बहने के चलते जल की उपलब्धता विद्यमान हो, ठीक है। इसी के चलते ज्यादातर जो बस्तियां हैं वह हमें घग्गर हाकरा के क्षेत्र में देखने को मिलती है, घग्गर हाकरा के क्षेत्र में, ठीक है। जो राजस्थान पंजाब वगैरह का जो क्षेत्र है, जो हरियाणा वगैरह का क्षेत्र है, राजस्थान पंजाब और हरियाणा, राजस्थान पंजाब और हरियाणा। तो राजस्थान पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में ज़्यादातर बस्तियां इसलिए भी देखने को मिलती हैं क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि सरस्वती नदी के चलते वहाँ पे काफ़ी जल उपलब्ध रहा हो, ठीक है। वर्तमान में हो सकता है शुष्क रहा हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसा पूर्ण रूप से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस समय जो है वह शुष्क इसी तरीके से रहा हो जैसे कि आज है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी लिखा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, एक बार मैंने आपको फिर से बता दिया। इसको जो है आप लिखने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर क्यों ऐसा दिखाई देता है कि अधिकांश ज्ञात हड़प्पा कालीन बस्तियां जो हैं वह लवणीय भूजल वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों में ही विद्यमान देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो है आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से आज हमने कोशिश की कि आपसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की आपके साथ चर्चा करें। होपफुली आज की जो क्लास है वे आपके लिए लाभकारी रही होगी। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को जो है आपको लिखने का प्रयास करना है और इससे और ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है आपकी मेंस की तैयारी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपके लिए लाभकारी रही होगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।